हेलो नमस्कार प्रणाम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ क्लास 10th के हिंदी का पांचवा चैप्टर। दोस्तों इस पांचवा चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। ठीक दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इस नागरी लिपि जो चैप्टर है इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक दोस्तों, नागरी लिपि जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो लेखक है, ठीक ना, उसका नाम है गुनाकर मूले साहब। ठीक दोस्तों, समझ गया आप लोग यहाँ तक? तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्न को। ठीक ना, जो कि आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक दोस्तों, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक, यही चाहते हैं आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है और उसके साथ साथ विकल्प भी दिया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान की बात है। ठीक ना, चलिए पहला प्रश्न यही है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो दोस्त लोग, अगर आप लोग जानते हैं कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बता दूंगा कि नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख मिलते हैं वह हमारे दक्षिण भारत से मिलते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं दूसरा प्रश्न के साथ जो आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो दोस्त लोग आपको बताना चाहेंगे कि बेतमा जो दान पत्र है वह 1020 ईस्वी का है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक दूसरा प्रश्न को? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं तीसरा प्रश्न के साथ जो आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है वह भी विकल्प के साथ। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो दोस्तों भारत, उत्तर भारत से, कहां से? उत्तर भारत से नागरी लिपि का जो लेख है वह कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से या फिर 6ठी सदी से या फिर 9वीं सदी से या फिर 4थी सदी से? तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर भारत से नागरी लिपि का जो लेख मिलने लगते हैं वह 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। ठीक दोस्तों, 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। ठीक ना, समझ गए आप लोग यहाँ तक तीसरा प्रश्न को? चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं चौथा प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रश्न कह रहा है कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बंगला भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि गुणाकर मूले जी जो है वह मिडिल स्तर की पढ़ाई जो की है वह मराठी भाषा से की है। ठीक दोस्तों, किस भाषा से की है? मराठी भाषा से की है। ठीक, समझ गए यहाँ तक शानदार तरीके से? अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिखिएगा। आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको शानदार तरीके से दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप यहाँ तक शानदार तरीके से? चलिए इसी शानदार तरीके को मद्देनजर रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पांचवा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। तो दोस्तों गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की जो पढ़ाई की है उस स्थान का नाम है वर्धा। ठीक दोस्तों, वर्धा में जो है गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई की है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक शानदार तरीके से? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं छठा प्रश्न के साथ जो आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों नेपाली भाषा, जो भाषा हमारे भारत में लिखी जाती है उसी भाषा में लिखी जाती है, यानी कि उसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है नेपाली भाषा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से? अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में बेझिझक बताइएगा। ठीक ना, आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 7 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ था वह 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से? 1935 ईस्वी में गुणाकर मूले का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 8 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि गुणाकर मूले जी का जो जन्म हुआ था वह महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से? कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो तो बेझिझक बता सकते हैं, हम आपको जो है शानदार तरीके से एक एक प्रश्न का उत्तर आपको दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर प्रश्न के साथ क्या है हम लोगों के पास 9 नंबर के प्रश्न। दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न है और विकल्प के साथ भी प्रस्तुत है। तो दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि
इन्होंने इन्होंने से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? संस्कृति, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास या फिर प्रालिपि शास्त्र। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं कि गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा। अन्यथा मैं जो है आपको बता दूंगा कि अक्षर ज्ञान में जो है क्या दिया है, अक्षर ज्ञान में, अक्षर कथा में गुणाकर मूले ने जो है क्या किया है कि पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 9 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 10 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। दोस्तों प्रश्न क्या है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर या फिर बिलासपुर या फिर देवनगर। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि गुप्तों की राजधानी को जो कहा जाता था देवनगर कहा जाता था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 11 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। तो दोस्तों बांग्ला जो है, बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? पुत्री है, बहन है, भगनी है, बहू है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। हम लोग को पठित पाठ के हिसाब से उत्तर देना है, न ज्यादा बहस करना है, ना ही ज्यादा बातचीत करना है, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत है और समय बहुत कम है और जो वर्क है, काम है, वह बहुत ही कम है। ठीक ना, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 12 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो दोस्तों वह जो लिपि है उस लिपि का नाम है नागरी लिपि। दोस्तों समझ गए आप लोग, यानी कि नागरी लिपि में केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द लिखा गया है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। कोई दिक्कत हो, अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी जगह दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 13 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि पहले पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो दोस्तों पहले पहले किन राजाओं के लेखों की लिपि को नांदी नगरी नाम दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वह विजयनगर के राजाओं का। ठीक दोस्तों, यानी कि विजयनगर के राजाओं के लेख के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 14 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपकी स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को जो कहा जाता है वह चीज नागर शैली कहा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं प्रश्न 15 नंबर के साथ। तो दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो दोस्तों देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप बने तो वह जो टाइप बना था वह 2 सदी पहले ही बन चुका है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 16 नंबर प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भैया, क्या कह रहा है प्रश्न कि नागरी लिपि कब एक सर्वादेशिक लिपि थी? तो दोस्तों नागरी लिपि एक कब सर्वादेशिक लिपि? तो दोस्तों 8वीं से 11वीं सदी में क्या क्या हुआ था कि नागरी लिपि जो है एक सर्वाधिक लिपि थी। कब से कब तक? 8वीं से 11वीं सदी में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 17 नंबर प्रश्न के साथ कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो दोस्तों पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी उस नागरी लिपि को सिद्धम कहा जाता था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 17 नंबर के प्रश्न को। अगर कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी जगह दिक्कत हो तो कमेंट में बेझिझक बताइएगा। आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से शानदार तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अगला प्रश्न के साथ जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो चलिए 18 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो दोस्तों गुणाकर मूले ने जो है विभिन्न विषयों पर लगभग जो है आपका
2500 से अधिक निबंध लिख चुके हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 19 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लिपियों की कहानी किन किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों भारतीय लिपियों की कहानी जो है गुणाकर मूले की प्रसिद्ध रचना है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी जगह दिक्कत हो, तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 20 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न का है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है। तो दोस्तों इस्लामी शासक का जो आरंभ काल था वह 12वीं सदी से ही चलता आ रहा है, यानी कि 12वीं सदी में इस्लामी शासक का आरंभ हो चुका था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी जगह दिक्कत हो, तो कमेंट में बता सकते हैं बेझिझक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि गुणाकर मूले की जो मृत्यु हुई थी, बेचारे का 2009 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 22 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए। तो दोस्तों उस शासक का नाम है, क्या है उस शासक का नाम भाई। तो उस शासक का नाम है अकबर। ठीक दोस्तों, उस शासक का नाम क्या है, उस शासक का नाम अकबर है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 23 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक दोस्तों, चलिए आपके स्क्रीन पे रहा, आपके स्क्रीन पे रहा 23 नंबर का प्रश्न, जो कि ये रहा आपके 23 नंबर का प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो दोस्तों यहाँ से दो प्रश्न उभर के आया है। दो प्रश्न कौन सा उभर के आया है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, दो प्रश्न है यहाँ क्या कि नागरी लिपि, ठीक, नागरी लिपि निबंध के निबंधकार कौन है। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन नागरी लिपि है क्या, निबंध, कहानी, कविता। तो दोस्तों नागरी लिपि शीर्षक जो है यह निबंध है। ठीक ना, समझ गए आप लोग, नागरी लिपि क्या है, निबंध है। ठीक, यह चीज याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है कौन, गुणाकर मूले साहब। ठीक ना, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 24 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो दोस्तों नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो लिया गया है उस पुस्तक का नाम क्या है भैया। तो उस पुस्तक का नाम है अक्षरों की कहानी। ठीक दोस्तों, क्योंकि अक्षरों की कहानी जो है उसमें कहानी जो है बहुत सारी चीज लिखा हुआ है नागरी लिपि के बारे में। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 25 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों मराठी भाषा की जो लिपि है उस लिपि को कौन सा लिपि कहते हैं, तो देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक ना, यानी कि मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 25 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है कि टकसाल का संबंध है किससे है। टकसाल का संबंध सिक्कों से है, अभिलेखों से है, लिपि से है, या फिर अनाज के ढेरों से। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि टकसाल का जो संबंध होता है वह सिक्कों से है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो, तो कमेंट में बेझिझक बता सकते हैं। आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको शानदार तरीके से बता दूंगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 27 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न यही है कि सरवनबेल गोला स्थान कहाँ है। तो दोस्तों सरवनबेल गोला स्थान जो है वह जो है आपका जैन धर्म से है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, यानी कि श्रवण, यानी कि जी हाँ, श्रवण बेल गोला स्थान का संबंध जैन धर्म से है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से 27 नंबर के प्रश्न को। अगर कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी जगह दिक्कत हो, तो कमेंट में बेझिझक बता सकते हैं। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं 28 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे रहा। तो दोस्तों सिद्धम के बारे में हम लोग कुछ क्षण पहले ही चर्चा किए थे। ठीक ना, तो चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न फिर से वही आ गया। प्रश्न कह रहा है कि सिद्धम क्या है। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि सिद्धम जो है आपका एक प्रकार का लिपि है। ठीक ना, सिद्धम क्या है, एक प्रकार का लिपि है। ठीक, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, प्रयाग, काशी, मथुरा, उज्जैन। तो दोस्तों किसे देवनागरी की जो है संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों काशी को जो है देवनागरी की संज्ञा दी गई है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग तो 29 नंबर के प्रश्न को। चलिए 30 नंबर प्रश्न के साथ जो मिलते हैं हम लोग। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि हिंदी के आदि आदि कवि कौन है। तो दोस्तों हिंदी के जो आदि कवि हैं वह क्या है,
सरहपाद है। ठीक दोस्तों, सरहपाद हिंदी के आदि कवि है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 31 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि अमोद वर्ष कौन था। तो दोस्तों अमोद वर्ष जो था वह प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 32 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। तो दोस्तों मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो है वह जो है आपका संस्कृत भाषा में है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी जगह दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 33 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि बेतमा कहाँ है। तो दोस्तों बेतमा जो है इंदौर के पास है। ठीक ना, आप लोगों को याद रखना होगा कि बेतमा जगह जो है वह इंदौर के पास है। ठीक ना, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। चलिए आज के सेशन के अंतिम प्रश्न को देखते हैं और समझने की प्रयास करते हैं कि प्रश्न क्या कहता है, ठीक ना, और इसका आंसर क्या हो जाएगा शानदार तरीके से। चलिए 34 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह राजा वरगुण। ठीक दोस्तों, यानी कि राजा वरगुण। ठीक, याद रखिएगा क्या, राजा वरगुण, यानी कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वरगुण के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। तो चले दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं भी इन 34 के 34 क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो आंसर ढूंढने में तो टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताया हूं, बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको हर एक प्रश्न का उत्तर भी शानदार तरीके से दे दिया हूं। ठीक, ताकि आप जब स्टडी करें तब आपको जो है कहीं भी दिक्कत नहीं हो। ठीक, और ये जो पीडीएफ है आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से शानदार तरीके से जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पढ़ाई को जो है जारी रख सकते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। और एक चीज, आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप एक कमेंट करते हैं अच्छा वाला तो मैं वहां से जो है बहुत मोटिवेट होता हूँ, और मैं जब अगले क्लास लेके आऊंगा तब जो है उसमें आपको शानदार तरीके से और भी डीप से और भी प्रेम से और भी संलाप करके आपको बताने की प्रयास करूंगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। तो चलिए, अगर आप लोग इस क्लास को यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।